स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12th की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तीनों किताब हैं उनकी ऑल बुक्स के 3 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टॉप 15 हैं, ठीक है। 3 मार्क्स के आपके 15 चैप्टर में से 15 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये आने वाले सिलेबस के लिए 2022 के बोर्ड के लिए 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके ऑल बोर्ड एग्जाम से, यानी कि चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला 3 मार्क्स का प्रश्न देखिए क्या है कि पुरातत्वविद जो है वो अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी वहाँ पर धर्म था, कैसे। या फिर इस तरह से पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि उत्खनन के दौरान मिली कुछ अजीब और असाधारण वस्तुएं जिनसे धार्मिक होने का महत्व पता चलता है। पहला पॉइंट, एक नारी की मूर्ति पाई गई है जिसके चेहरे पर विस्तृत प्रावधान यानी कि मेकअप टाइप में किया गया है, इससे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक पुरुष की मूर्ति पाई गई है जिससे मेसोपोटामिया के लेखों में देवता तथा एक पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। इनसे पता चलता है कि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में धर्म था, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि दुर्ग में पाए जाने वाले जो विशाल स्नानागार है, इससे ये पता चलता है कि शायद इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से अनुष्ठान करने के लिए किया जाता होगा। योग की अवस्था में एक शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, इससे ये पता चलता है कि उस समय जो प्रमुख देव रहे होंगे वो शिव रहे होंगे, ठीक है। और पांचवा है, मोहरों पर पेड़ पौधे आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर धर्म रहा होगा, यानी कि लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक महत्व का वर्णन कीजिए। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महाजनपद जो थे इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है वो बताइए। तो एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, ठीक है। या फिर इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जाएगा, महाजनपदों की अपनी एक छवि होती थी, वो क्या थी, वर्णन कीजिए। तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे, महाजनपद का विकास 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। महाजनपदों की संख्या 16 थी, इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब विशेषताएं देखिए। सबसे पहली विशेषता है महाजनपदों के शासन के बारे में, कि ज़्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम पर प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन करता था, और यहाँ कभी कभी तो प्रत्येक व्यक्ति ही राजा कहलाता था। महाजनपदों की राजधानी, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो कि प्रायः किलेबंद होती थी, और किलेबंद राजधानियों के रख रखाव प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाहियों के आर्थिक स्रोत के द्वारा किया जाता था। तीसरा पॉइंट है लोहे का उपयोग। महाजनपदों को प्रायः लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के रूप में जोड़ के देखा जाता है। महाजनपदों में जो कार्य किए जाते थे वो देखिए, शासकों का काम होता था किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना, भेंट वसूलना, ठीक है। संपत्ति जुटाने का एक वैध तरीका होता था कि अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर लो और उसे लूट लो, ठीक है। तो ये कुछ महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं थी। आई होप क्वेश्चन 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या महाभारत के एक ही रचयिता थे, स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको बताना है महाभारत के एक ही रचयिता थे या अधिक थे। तो महाभारत के एक नहीं अपितु बहुत सारे लेखक थे, जिनमें से कुछ बताए गए हैं वो देखिए। पहला है भाटसारथी। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाटसारथी रहे थे, जिन्हें सूत के नाम से जाना जाता है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ में युद्ध में जाया करते थे और उनकी विजय के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखा करते थे, और ये रचनाएं धीरे धीरे मौखिक रूप से पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही हैं, ठीक है। फिर दूसरा है ब्राह्मण। इतिहासकारों का अनुमान है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखना, मतलब इसको और आगे लिखना शुरू किया। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल इनके बीच इर्द गिर्द जो महाभारत थी वो घूम रही थी,
और तीसरे हैं ऋषि व्यास। साहित्यिक परंपरा में इस वृहत रचना के रचयिता जो है वो ऋषि व्यास को माना जाता है, महर्षि व्यास को माना जाता है। ठीक है, तो महाभारत के एक नहीं अपितु बहुत सारे रचयिता हैं, एक भाटसारथी, दूसरा ब्राह्मण और फिर ऋषि व्यास। आई होप क्वेश्चन सेकंड थर्ड समझ गए होंगे। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, स्तूप क्या होते थे एवं ये किस तरह से बनाए जाते थे। ठीक है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता है। स्तूप की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, क्योंकि अभी के जो स्तूप थे उस दौरान जो स्तूप बनाए जा रहे थे उनमें बौद्ध धर्म था उससे जुड़े हुए बुद्ध के जो अवशेष थे वो दफनाए गए थे, इसलिए बौद्ध धर्म में यह पवित्र माने जाते हैं। फिर स्तूप की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी स्तूप बनाने की। स्तूप एक अर्धकार गोलाकार संरचना होती थी जो कि विभिन्न प्राचीन स्तूपों की वेदिकाओं और उनके स्तंभों एवं कुछ अभिलेखों के अध्ययन के बाद इतिहासकारों को ये पता चला है कि स्तूपों को बनाने के लिए, उन्हें सजाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए दान दिया जाता था। ये दान राजा के द्वारा भी, शिल्पकार के द्वारा भी, व्यापारियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, पुरुष और आम लोगों के द्वारा और भिक्षुओं के द्वारा भी दिया जाता था। इनके स्तूप जो है वो दान के आधार पे बनते थे। आई होप क्वेश्चन 4 समझ गए होंगे स्तूप क्या होते थे एवं वे कैसे बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि लिंगायत जो थे ये कौन थे और इनके प्रमुख विचार जो थे, यानी कि लिंगायतों की विशेषताएं क्या थी। तो भक्ति आंदोलन का तीसरा समुदाय एक उत्पन्न हुआ जो कि वासवर्ण के अनुयायी थे, इन्हें वीरशैव या फिर लिंगायत कहा गया। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं वो देखिए, यह शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। इनका विश्वास था कि मृत्यु उपरांत जो भक्त होते हैं वो शिव में लीन हो जाएंगे, अर्थात ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। तीसरा पॉइंट है, यह धर्म शास्त्रों में बताए गए श्राद्ध संस्कार की अवहेलना करते थे और अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाया करते थे। जातीय अवधारणा में कुछ समुदायों को दूषित होने की बात कही गई है जिसकी यह अवहेलना करते हैं और ये लोग कहते हैं कि सभी समुदाय हमारे अनुयायी बन सकते हैं। 5वां है, धर्मशास्त्र में वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार किया गया है, लेकिन लिंगायतों ने इन्हें मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो लिंगायत कौन थे और इनके प्रमुख विचार कौन थे। आई होप क्वेश्चन 5 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी जो है वो कैसे की जाती थी। ठीक है, एक तो प्रश्न है कि कैसे की जाती थी और इसकी विशेषताएं क्या थी या फिर ये क्यों की जाती थी। तो सबसे पहले किलेबंदी कैसे की जाती थी। किलेबंदी की दीवारें सुंडाकार तथा फनाकार पत्थरों का उपयोग किया जाता था जो कि आपस में जुड़े रहते थे और इन्हें मतलब दीवार को अंदर से जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का उपयोग किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में 7 स्तर की किलेबंदी होती थी जिसमें पहले स्तर पर पहाड़ियों को जोड़ा जाता था, फिर खेत खलिहानों और बाग बगीचों की किलेबंदी की जाती थी। फिर है ये किलेबंदी जो थी वो क्यों की जाती थी, तो उसका आंसर भी देख लीजिए, किलेबंदी क्यों की जाती थी। विजयनगर साम्राज्य के काल के समय की एक युद्ध नीति थी। प्रतिपक्ष यानी कि अपने विरोधी को खाद्य सामग्री और संसाधनों से वंचित कर दिया जाए जिससे कि शासक आत्मसमर्पण उसे खुद करना होगा कुछ समय पश्चात। इसी नीति से बचने के लिए शासकों ने किलेबंदियां करवाना शुरू कर दिया था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 6 आपको समझ में आया होगा। विजयनगर की किलेबंदी मतलब किलेबंदी कैसे की जाती थी और किलेबंदी क्यों की जाती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस्तमरारी जो बंदोबस्त था ये क्या था एवं बंगाल में इसे अपनाने के क्या कारण थे। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की रैयत यानी जनता से कर वसूलने का कार्य जो था वो जमींदारों को सौंप दिया गया था। इसके अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित अवधि के निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि जो थी वो कंपनी को देनी होती थी। इसे ही इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर सूर्यास्त विधि के नाम से जाना जाता है। अब इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल में अपनाने के क्या कारण थे वो भी देख लीजिए। सबसे पहला कारण है कि कंपनी को एक नियमित आमदनी की उम्मीद थी। कंपनी के द्वारा इस बंदोबस्त के तहत एक निश्चित राजस्व की मांग निर्धारित की गई थी जिसके चलते उन्हें एक अवधि में एक नियमित राजस्व प्राप्त हो जाता था। कृषि में निवेशकर्ता वर्ग का उदय, जमींदार अपने मुनाफे के लिए कृषि क्षेत्र में विस्तार करने लगे एवं कृषि में निवेश करने लगे।
तथा वे अपना मुनाफा भी कमाने लगे। इस प्रकार से कृषि में निवेश करने वाले एक वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है और बंगाल में इसे अपनाने के क्या कारण थे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की कि महात्मा गांधी जी को जानने के क्या स्रोत हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आत्मकथाएं। आत्मकथाएं उस अतीत का ब्यौरा देते हैं जो समृद्ध होता है, यानी कि जो उस समय प्रसिद्ध होता है। यह कथाएं स्मृति के आधार पर लिखी जाती हैं, जो सोचते हैं उसके आधार पर लिखी जाती हैं, जिनसे पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा होगा या फिर क्या महत्वपूर्ण लगा होगा। लेकिन हमें ये पढ़ते समय ये याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ लेखक का नज़रिया है। ठीक है, फिर दूसरा है कि निजी लेखन और भाषण। हरिजन अखबार में गांधी उन पत्रों को शामिल करते थे जिन्हें लोगों से उन्हें मिलते थे, तथा भाषणों में भी वे हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है। विभिन्न समाचार पत्र, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में छपने वाले अखबार भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक स्रोत थे, तथा ये अखबार गांधी जी की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखते थे। इससे महात्मा गांधी जी के आंदोलनों के बारे में हमें पता चलता है। फोर्थ है सरकारी रिकॉर्ड। औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर सदा ही कड़ी नज़र रखते थे जो कि उनके विरुद्ध कार्य करते थे, तथा पुलिस रिपोर्टों में भी हमें गांधी जी के संदर्भ में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी को जानने के क्या स्रोत हैं? आत्मकथाएं, निजी लेखन तथा भाषण, विभिन्न समाचार पत्र और सरकारी रिकॉर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो क्या था एवं इसकी विशेषता लिखिए। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान की मूल आदर्शों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अब उस उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्य निम्नलिखित बातें कही गई थी। पहला, यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। स्वतंत्र भारत के संविधान की मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता ये आदि सभी अधिकार देने का वादा किया गया था। इसमें यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजाति क्षेत्रों और दमित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में किया जाएगा। ठीक है, तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव क्या था और उद्देश्य प्रस्ताव की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपके 3-3 मार्क्स के 2 प्रश्न एक साथ उठते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। तो सबसे पहला देखिए इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का महत्वपूर्ण काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल से अभिलेख प्रचलन में आए थे और इसी काल में अधिक मात्रा में अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। इसी काल में सिक्के प्रचलन में आए थे व मूर्तिकला और सिक्कों का अधिक विकास हुआ था। फिर है कि नए धार्मिक विश्वासों का उदय हुआ था, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लोहे का सर्वप्रथम उपयोग इस अवधि में ही हुआ था। महानगरों की शुरुआत व उनके बारे में जानकारी भी हमें इसी काल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये 10वें प्रश्न का पहला पार्ट हो गया। दूसरा है कि कृषि उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे। 2 प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, पहला है हल का प्रचलन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा व कावेरी नदी के आसपास के ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा अधिक होती थी वहां भूमि उपजाऊ थी, जहां पर लोहे की लोहे की फॉल लगी हलों का उपयोग, फलों की जगह हलों का उपयोग किया जाने लगा था। फलस्वरूप कृषि उपज बढ़ गई एवं खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया। ठीक है, फिर है नई फसलों की खेती। हल के उपयोग एवं भूमि की उपजाऊपन की वजह से वहाँ के लोगों ने गंगा नदी के किनारे की जो ज़मीन थी वहाँ पे नई नई फसलों को उगाना शुरू कर दिया, जैसे कि धान की फसल शुरू कर दी उन्होंने। फिर है सिंचाई की विकास। अभिलेख अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बड़े किसान व जमींदारों ने सिंचाई के विकास के लिए व्यक्तिगत जलाशय, नहरों एवं कुओं का भी निर्माण करवा रखा था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन जो 10 है कि 1 शताब्दी ईसा पूर्व को, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इसे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। तो 2 क्वेश्चन है इसी में आपके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि चंडाल कौन थे और इनके जो कार्य थे वो क्या थे। ठीक है, तो मरे हुए जानवरों को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था।
चंडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर पर रखा गया था। ब्राह्मण जो थे वो चंडालों को छूना और देखना भी अपवित्र मानते थे। ठीक है, फिर चंडालों के कुछ कार्य देखिए। चंडालों को गांव से बाहर रहना होता था। यह लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे तथा लोहे के आभूषण पहना करते थे। मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार यही करते थे। रात में गांव और नगर में इन्हें चलने की अनुमति नहीं थी। अस्पृश्य लोगों को सड़क पर चलते हुए, यानी कि इन लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था, जिससे कि अन्य जो लोग थे वो इन्हें देखने के दोष से बच जाए और उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन 11 समझ गए होंगे चंडाल कौन थे और इनके क्या कार्य थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। आपके अनुसार जो स्त्री और पुरुष थे ये संघ में रहते थे, ऐसा क्यों? स्त्री और पुरुष के संघ में रहने के कई कारण थे। पहला, वहाँ वे धार्मिक नियम ढंग से अध्ययन कर सकते थे, उपासना कर सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे, मनन कर सकते थे आदि, ये सभी कार्य जो कर सकते थे वहाँ पे। ये यहाँ विचार विमर्श के साथ साथ प्रचारकों और अध्यापकों के द्वारा अध्यापकों के द्वारा धर्म को जान सकते थे और उसे व्यवहार में भी ला सकते थे। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है कि बौद्ध संघ में कुछ उपनियम रचे गए थे। सभी बौद्ध भिक्षुकों को संघ में रहकर उन नियमों का पालन करना होता था। सभी भिक्षुकों को संघ के अनुकूल रहना होता था, उचित ढंग से अपने विचारों को दर्शाना होता था। ठीक है, फिर है कि भिक्षुकों के नियम अनुसार शिक्षा मांगकर ही, शिक्षा नहीं भिक्षा, जो भिक्षु हुआ करते थे वो भिक्षा मांगकर ही अपना भोजन व शेष सामग्री जुटाया करते थे। मोक्ष निर्वाण के लिए उनसे बताए गए मार्ग, सिद्धांतों और शिक्षाओं का अनुसरण करवाया जाता था। ठीक है, तो आपके अनुसार स्त्री और पुरुष संघ में क्यों रहते थे, आई होप आपको पता चला होगा। और 2 पॉइंट इसमें भिक्षुओं के बारे में भी आपको बता दिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है मीराबाई के जीवन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो पहले लिखेंगे एक छोटा सा जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मारवाड़ के मेड़ता जिले के राजपूताना कुलवंश में हुआ था। इनके विवाह के पश्चात इनके ससुराल वालों ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की। इसके पश्चात मीराबाई राजभवन से निकलकर एक संत बन गई। फिर जब ये कृष्ण भक्ति संत बनी उसके बाद इनके जीवन में कैसा बदलाव हुआ वो देखिए। मीरा ने अपने राज्य वस्त्रों को उतार कर फेंक दिया और सफ़ेद वस्त्रों को धारण किया। इन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना पति, अपना ईश्वर मान लिया, जिसकी भक्ति करने लगे। इसलिए उन्हें कृष्ण स्त्री भक्त संत कहा जाता है। तीसरा है जाति व्यवस्था की अवहेलना। मीराबाई ने अपना गुरु रैदास को चुना, जो कि जाति से एक चमत्कार थे। इससे ये पता चलता है कि मीराबाई ने जाति व्यवस्था की अवहेलना की थी। ठीक है, तो मीराबाई जी के बारे में संक्षिप्त अगर आपको विवरण देना है तो इस तरह से देखें। सामान्य परिचय, कृष्ण भक्ति संत और जाति व्यवस्था की अवहेलना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 14 है विजयनगर साम्राज्य के जो धार्मिक केंद्र थे इसमें जो मंदिर पाए गए उनकी क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता गोपुरम का निर्माण। विजयनगर के शासकों के द्वारा मंदिरों में प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया था, जो कि मुख्य देवालय जो होता था जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी रहती थी वो उसे बौना प्रतीत करवाता था, होना की जगह बौना प्रतीत करवाता था, जिन्हें गोपुरम कहा गया। इन्हें बनवाने के पीछे राजा अपने कौशल, संसाधन, ताकत और जो संसाधन जुटाने की ताकत होती उसे दर्शाना चाहते थे। दूसरा है सभागार। मंदिरों के सभागार का प्रयोग देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत, देवी देवताओं को झूला झुलाने, देवी देवताओं के विवाह, उत्सव एवं जन्मोत्सव मनाने के लिए किया जाता था। सभागार से आप समझ ही सकते हैं, एक हॉल टाइप में होता था, तो वहाँ पे उत्सव मनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता होगा। फिर है रथगलियाँ। मंदिर के प्रवेश द्वार से होकर मुख्य देवालय तक एक रथगली बनी हुआ करती थी। इस रथगली के दोनों तरफ बाजार लगे हुआ करते थे। ठीक है, फिर इसमें एक उदाहरण लिखेंगे आप विट्ठल मंदिर का। विजयनगर शासकों के द्वारा अन्य पूजनीय जो स्थानीय देवता थे उनको भी अपनाया गया। उदाहरण के लिए विट्ठल मंदिर में महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के अवतार विट्ठल देव की स्थापना की गई थी। ठीक है,
तो विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्रों की अगर हम पहचान करेंगे तो इस तरह से गोपुरम का निर्माण लिखेंगे, सभागार लिखेंगे, रथगलियों के बारे में लिखेंगे और विठल मंदिर के बारे में लिखेंगे। अब बात करते हैं सबसे आखिरी प्रश्न की, इंपॉर्टेंट है कि जोतदार जो थे ये कौन थे और इनके उदय के क्या कारण थे। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर जमींदार संकट की स्थिति में आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर जो धनी किसान थे इनका एक वर्ग अस्तित्व में आया था जिनके पास कई बड़े बड़े भूमि के टुकड़े थे। इन्हीं को जोतदार के नाम से जाना जाता था। अब इनके उदय के सबसे बड़े कारण क्या थे, यानी कि जोतदार जो थे इनके उदय के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण, भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक। जोतदारों के पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े हुआ करते थे जिन पर ये गांव के लोगों से कृषि कार्य करवाते थे। इस प्रकार यह लोग गांव के लोगों से सीधा संबंध रखते थे एवं लोगों के लिए आय का जो स्रोत थे वो बड़े किसानों की जमीन पर ही निर्भर करता था, जो कि ये जोतदार थे। ठीक है। फिर दूसरा है व्यापार और साहूकारिता का कार्य करना। जोतदार काश्तकारों को और गरीबों को उधार दिया करते थे। यदि वे समय पर उधार नहीं चुका पाते थे तो ये जोतदार जो हैं वो इन लोगों को अपनी ज़मीन पर आजीवन कार्य करने के लिए मनवा लेते थे। ठीक है। वो पहले से जब ऋण देते थे तो एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेते थे। तीसरा है किसानों को जमींदार के अत्याचार से बचाना। जब जमींदार जबरदस्ती लाठी या फिर लाठी वाले लोगों को भेजकर गांव के लोगों से कर वसूलने के लिए कहते थे तो जोतदार अपनी रैयत की रक्षा करने के लिए जमींदार के लोगों से लड़ते थे एवं अपनी रैयत की जमींदारों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से इन्हें बचाते थे। इस प्रकार रैयत की निष्ठा जमींदार के प्रति ना होकर जोतदार के प्रति अधिक थी। ठीक है। तो ये थे जोतदार कौन है और जोतदारों के उदय के कारण। पहला, भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक, व्यापार और साहूकारिता का कार्य करना, किसानों को जमींदारों के अत्याचार से बचाना। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।